लेकिन मेरी कौम, मेरे समाज, मेरी बहन बेटों पर अत्याचार होगा तो साथियों बीच में से फाड़ देंगे, उनके दो हिस्से कर देंगे। वर्दी पहन के ये काम कर रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग, जो लोग वर्दी पहन के गलत काम कर रहे हैं, उनकी बख्शीश ना होने दें। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और इस समय वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि यदि हम बात करें रोज़गार की या बेरोज़गारी की, तो इस समय भी जो बेरोज़गार युवा वो भी सड़क पर हैं। किसानों की बात करें तो किसान सड़कों पर हैं। देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ बात करें अत्याचार, तो अत्याचार का भी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ग्रेटर नोएडा, क्योंकि अभी मेरे साथ जो उपस्थित हैं वो युवा शक्ति दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उपस्थित हैं, रवि गौतम जी, और साथ में जो अमित जी मेरे साथ उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई थी, मुबारकपुर की मैं बात कर रहा हूँ। जी रवि जी, मुझे बताइए कि जो मुबारकपुर की जो घटना है वो पूरी घटना क्या है, उसमें ऐसा क्या प्रकरण हो गया, क्या घटना हो? देखिए, मुबारकपुर में नेत्रपाल और जो अमरजीत हैं, ये दो नौजवान साथी हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं और जागरूक हैं। ग्राम समाज की कोई भी समस्या को लेकर के वो ग्रामवासियों के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। जो असमाज तत्व हैं उनको ये नागुजार गुजरा। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। जो भूमाफिया हैं, और वो उस गाँव के भी नहीं हैं, उस गाँव से लखनऊ एक गाँव पड़ता है बहुत दूर, लगभग 5 से 7 किलोमीटर वहाँ रहते हैं। लेकिन वो कब्जा करने यहाँ आए और वो सरकार के एजेंडे पे लोकल क्षेत्र जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके इशारों पर आए। तो उन्होंने वहाँ बाबा साहब के बोर्ड को तोड़ा, उसमें पेशाब किया और गाली गलौज की। जब उन लोगों ने 112 पे कॉल किया तो ये दुर्भाग्य है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, ना तो 112 काम करता है, ना इनकी पुलिस काम करती है। तो जब वो व्यक्ति, उसको मारा गया, पीटा गया नेत्रपाल को, वो थाने पहुंचा। थाने में जाते ही सत्ता पक्ष के वो गुंडे, जिन गुंडों को सत्ता के बैठे हुए विधायकों का संशय प्राप्त है, उन्होंने उस लड़के को वहीं बंद कराया, जेल भिजवाया और उसके गंभीर चोटें आई, यानी कि 12-13 टाँके भी आए। और आज हम लोगों ने जो आंदोलन किया है कि जब उस बहुजन समाज के मजबूत स्तंभ नेत्रपाल जाटव या अमरजीत की गलती ही नहीं है, तो उन लोगों को गंभीर धारा में जेल क्यों भेजा गया? अगर कोई विवाद हुआ है तो FIR दोनों तरफ से होनी चाहिए। संविधान सबको एक समान का अधिकार देता है। लेकिन जब से इस देश में, इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और जब से लोकल नेता जो बीजेपी से चुने गए हैं, इन लोगों ने बहुजन समाज को दबाने के लिए गुंडे पाल रखे हैं, जो मनमानी मारपीट करते हैं, कब्जे करते हैं और फर्जी मुकदमा लगा करके जेल भेजना काम करते हैं। तो हम लोगों ने लगातार 1 महीने से मौन बने जिला प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। 7 तारीख की एक घटना है जिनमें नेत्रपाल को जेल भेजा गया है फर्जी मुकदमा लगा करके। हमने यहाँ 2 बार ज्ञापन दिए और आज मैं स्वयं यहाँ ज्ञापन देने आया हूँ, जिसमें हमने मांग की है, जो वहाँ सूरजपुर थाना इंस्पेक्टर है वो पैसे लेकर के फर्जी मुकदमे लगा रहा है। जो जांच अधिकारी है SI, वो नाम निकालने के नाम पर 5-5, 6-6 लाख रुपए मांगता है। उन दोनों को वहाँ से टर्मिनेट किया जाए, हटाया जाए। उसके बाद में नेत्रपाल की और अमरजीत की रिहाई की जाए। आप यहाँ पे कितनी बार जो ज्ञापन है वो कितनी बार यहाँ पर दे चुके हैं? हम लोगों ने यहाँ पहले हमारे महानगर अध्यक्ष ने, फिर जिला अध्यक्ष ने यहाँ 2 बार ज्ञापन दिया है। इस बार स्वयं पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा दल की पहुंची है और भी संगठन के लोग यहाँ आए हैं। हमने ज्ञापन दिया है, उसमें हमने यही मांग की है कि नेत्रपाल को रिहा किया जाए, मुकदमे हटाए जाएँ, उसके आम लाइसेंस बनवाए जाएँ। और जो सरकारी मशीनरी संविधान का दुरुपयोग कर रही है, घूस ले करके गुंडों के सर पे नाचने काम कर रही है, उनको हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारा लास्ट ज्ञापन है। ये लड़ाई, ये नौजवान साथी अपनी आवाज़ बाबा साहब के संविधान में आस्था रखते हुए कमिश्नर गेट तक पहुँचेंगे। और कमिश्नर साहब भी हमारी अगर आवाज़ नहीं सुनेंगे तो या तो ये तय करेंगे कि घूसखोर जिला चलाएंगे या फिर संवैधानिक लोग इस जिले को चलाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। जी अमित जी, मुझे बताइए कि देखिएगा हमारे देश के अंदर, चाहे वो UP हो या फिर ऑल ओवर इंडिया हो, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो अगर दलित समाज हो या फिर जो बहुजन समाज कह लो, उस पर अत्याचार क्या है बढ़ते जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों इतने अत्याचार हो रहे हैं? बेसिकली संगठन जो है ना वो डिवाइड है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है और वो जो है उनका डिवाइडेशन हो रहा है। पहला तो ये रीज़न है। दूसरा, कोई मजबूत चेहरा, कोई मजबूत आदमी जो वास्तव में जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा होकर बीजेपी को रोक पाए, ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई लीडर नज़र नहीं आता, ठीक है।
बेसिकली बीजेपी की बुराई तो सब करते हैं, बीजेपी के बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, उनकी कमियां भी लोगों को पता है, ठीक है, पर एक्चुअली जो उसके इम्पैक्ट होने चाहिए और जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो लोग नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। और बीजेपी का मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी का अंत बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। बीजेपी एकदम जब देश से जाएगी तो पूरे देश से जाएगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी जल्दी से, आने वाले 25-30 सालों तक वापस नहीं आ पाएगी। उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एकदम टॉप पे पहुँचती है, पीक पे पहुँचती है, तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी आप समझिए, बीजेपी दो चीज़ों पर राजनीति करती है। एक तो उसको बोलते हैं नेशनलिज्म, ठीक है, जो मेरे हिसाब से फर्जी राष्ट्रवाद है, ठीक है। दूसरा उनकी जो राजनीति है, दूसरी और एक वर्ड पे टिकी हुई है, उसको बोलते हैं हार्ड हिंदुत्व, ठीक है। तो जैसे कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर राजनीति करती है, वैसे बीजेपी हार्ड हिंदुत्व पे करती है। तो अगर देश की बात की जाए, देश जो है, देश का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व को नहीं छोड़ देंगे। देश का डेवलपमेंट ही तब होगा जब आपके अंदर भाईचारा होगा, जब लोग जातियों से ऊपर उठेंगे। जी, मुझे बताइए कि अभी जैसे कि अगर आपने कहा था कि बीजेपी जाएगी तो पूरे देश से जाएगी, लेकिन इससे क्योंकि इससे पहले ही बहुत बड़ी घटना हुई थी, जैसे मतलब अगर सरकार के द्वारा कहीं नोटबंदी की बात करें या फिर और भी जैसे कि काम कर दिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 19 में दोबारा से बीजेपी आ गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूपी के अंदर मतलब बीजेपी जाएगी या फिर आप कोई दूसरी सरकार आ सकती है, कैसे कह सकते हैं? मैं डैम श्योर हूँ, बीजेपी सरकार तो 2019 में भी चली गई थी। ये तो मशीनरी का दुरुपयोग करके बचे हुए हैं। आपको लगता है लोगों ने वोट दिए हैं? लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, इन्होंने सिर्फ मशीनरीज का गलत इस्तेमाल किया है। अगर बात की जाए, इस देश में जो ईवीएम सिस्टम है ना, वो ईवीएम सिस्टम का ये मिसयूज़ कर रहे हैं, और उसमें मौन सहमति जो है कांग्रेस की भी है। तो जैसे मान्यवर साहब ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस जो है नागनाथ सापनाथ है, तो दोनों एक ही बाप की 3 औलाद हैं, ठीक है। तीसरी औलाद को भी जानते हैं आप? तीसरी जो औलाद है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। जब लोग बीजेपी और कांग्रेस से तंग हो जाएंगे तब आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, जबकि वो नाम लेते हैं बाबा साहब का। एक्चुअली बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उसको समझना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, और उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है इन लोगों के लिए। बाबा साहब की आइडियोलॉजी ये कहती है कि जिस चीज़ से कोई आदमी छोटा होता हो और जिस चीज़ से कोई बड़ा होता हो, वो विचारधारा जो है बराबरी की नहीं हो सकती। तो अगर आम आदमी की पार्टी की बात करो, आम आदमी पार्टी जो है वो भी सेम इन्हीं के ढर्रे पे है। तो अब देश को जो है एक नई राजनीतिक ज़रूरत है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की या बीजेपी की बात करते हैं, तो वो एक बाप की तीनों प्रोड्यूस की औलाद हैं। वो किस लिए की गई हैं? ताकि बहन जी को रोका जा सके, वो ताकि बसपा को रोका जा सके। जबकि इस देश का इतिहास आप उठा के देख लो, इस देश में अभी तक जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जिनको राजा माना है, जिनको हम कुशल प्रशासक कहते हैं, वो इस देश के अंदर अब से पहले 2 लोग हुए हैं। या तो सम्राट अशोक को लोगों ने माना था अपना राजा, या फिर लोगों ने अकबर को माना था, उसके अलावा किसी को राजा नहीं माना था। सेम चीज़, यही सारी क्वालिटी बहन जी के अंदर है, और बहन जी इस देश को अच्छी लीडरशिप दे पाई हैं, और एक कुशल प्रशासक के सारे गुण हैं। और बहन जी को रोकने के लिए उन्होंने जो है प्रोपगंडे अपनाए हैं। सेम मेरी कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे भी दलाल पैदा किए हैं। जैसे जी, मुझे बताइए कि जैसे अभी ईवीएम की बात हुई थी, तो जैसे कि आप अत्याचार के खिलाफ या फिर जब भी समाज पर बात आती है तो आप आवाज़ उठाते रहते हैं हमेशा, लेकिन अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, अगर मान लीजिए ईवीएम नहीं हटती है तो वो तो फिर से बीजेपी आ सकती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपका संगठन इस पर क्या कहता है कि ईवीएम के ऊपर अभी भी कोई भी कुछ नहीं चल रहा, अभी कोई धरना वगैरह? पिछले 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, हम सब समाज संगठन कभी जंतर मंतर, कभी अलग अलग राज्यों में जाकर के ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक संगठन के साथ साथ जो सत्ताधारी दल हैं, जो आज विपक्ष में हैं, उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग जाएं और रिट दायर करें और ईवीएम को बैन करने का काम करें। अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम तो हाथ के ग्लव्स देंगे, यानी कि उस ग्लव्स की कीमत कम से कम 100-125 रुपये होगी। कई सौ करोड़ का फिर घोटाला होने वाला है, लेकिन ईवीएम ये बैन नहीं कर सकते। जब लोकतंत्र की शुरुआत ही हमारी जो बैलेट पेपर से हुई थी, तो आज आप बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं करा रहे? और जिस देश ने इस ईवीएम को बनाया है वो वापस बैलेट पेपर पर आ गया, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? जब बड़े बड़े नेताओं के यहाँ ट्विटर जो है, जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो जाते हो, मशीनरी हैक की जाती हो, उनको कैप्चर कर लिया जाता हो, तो ये तो एक छोटी सी ईवीएम मशीन है, तो इससे कुछ भी हो सकता है। तो समाज संगठन तो विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी इसका विरोध करें। इसी के साथ साथ आज किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसमें युवा शक्ति दल ने पूरे भारत के जहाँ जहाँ हमारी शाखाएँ चल रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष से हमने आह्वान किया है कि अपने अपनी युवाओं को लेकर के उनका समर्थन करें, वहाँ पर जाएँ, क्योंकि किसान हम लोग भी हैं। लेकिन आज इस सरकार में ना किसान खुश है, ना बिजनेसमैन खुश है। 2-4 को छोड़ करके अडानी अंबानी को सब त्रस्त हो चुके हैं। तो हालात तो ऐसे हो चुके हैं, अगर कल चुनाव करा लिया जाए तो सरकार, तो जो बीजेपी का जहाँ से जन्म हुआ था, ये वापस 2 पे लौट जाएगी। लेकिन अगर ये ईवीएम बैन हो जाए तो हो सकता है कि जल्दी ही जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ से बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो अभी मेरे साथ आप देख रहे थे कि जो अभी उपस्थित है मेरे साथ रवि गौतम जी की, जो युवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और तमाम मुद्दों पर मेरी बात हुई थी, जैसे कि मुबारकपुर की घटना को लेकर के अगर हम बात करें तो उन पर भी उन्होंने बात की थी, और वही बात उन्होंने ईवीएम को लेकर के भी की थी। तो अभी आप देख रहे थे खबर बुद्धा टाइम्स, मैं सुबोध कुमार।